हेलो बच्चों, का हाल चाल? ठीक ठाक। चलो, हम लोग आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो बुक है उसका क्वेश्चन करेंगे। तो आप जानते हो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स जो बुक है वो नीट के एग्जाम के लिए और जेई मेंस के एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे बेस्ड है और वहां से नीट में डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। तो यदि आप सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हो तो जो आपका एक तो ये फायदा होगा कि चैप्टर पे पूरा कमांड बन जाएगा, और दूसरी चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो इस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें अच्छा मार्क्स ला सकोगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपका यदि सपोर्ट मिला तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे भी इस पे लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का देखने वाले हैं, क्लास 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलो बिना देर किए हुए लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषम दैशिकता एनिसोट्रोपिक को दर्शाएगा। तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कांच, एनेबियर, प्लास्टिक और रबर। तो कौन इनमें से विषम दैशिक होगा? तो आप जानते हो कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो प्रकार के ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होता है, यानी उसके भिन्न भिन्न भागों में एक ही भौतिक गुण का मान अलग अलग हो सकता है। बट जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच, ये सब वो समदैशिक होते हैं, यानी एक ही भौतिक राशि जैसे अपवर्तनांक वगैरह का मान सभी दिशाओं में एक जैसा होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कौन इसमें जो है वो आपका कौन आपका विषम दैशिक है। तो देखो कांच तो क्या है, कांच आपका कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय है जो कि समदैशिक होगा। प्लास्टिक अक्रिस्टलीय है तो ये समदैशिक होगा। रबर भी क्या होगा? समदैशिक होगा। तो विषमदैशिक क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे NaBr है, तो NaBr क्या होगा? विषमदैशिक होगा, एनिसोट्रोपिक, ये आपको पता होगा, ठीक है। चलो तो अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कणों की व्यवस्था को दर्शाने वाले नीचे दिए गए ठोस के चित्र का अध्ययन करें और चित्र के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर को देख के आपको बताना है कि इस फिगर के लिए कौन सा शब्द जो नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है वो सुटेबल है। तो आप देख रहे हो, अगर हम इस अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ पे इस लाइन के लोग चलते हैं, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक बड़ा सा गोला है, फिर उसके बाद एक छोटा गोला है, फिर बड़ा सा गोला है, एक छोटा गोला है, फिर बड़ा सा गोला है और एक छोटा गोला है। यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न है वो रेगुलर पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? रेगुलर पैटर्न है, ठीक है, रेगुलर पैटर्न है। और एक ही डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो रेगुलर पैटर्न किस में होता है बताओ? रेगुलर पैटर्न क्रिस्टलीय ठोस में होता है। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा जो है इसके लिए सही जो है इसको डिफाइन करता है, तो कौन सा होगा बताओ? आप बताओ कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, कौन सा इसका सही आंसर होगा? आइसोट्रोपी, एनिसोट्रोपी, अनियमित आकार या क्रिस्टलीय प्रकृति। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट किसमें होता है? क्रिस्टलीय ठोस में। और क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? एनिसोट्रोपी होते हैं, यानी विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। तो ए आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस एक ऐसा अत्यंत कठोर ठोस होता है जो ठोस के साथ साथ गलित अवस्था में भी विद्युत रोधी होता है तथा जिसका अत्यंत उच्च गलनांक होता है। यह किस प्रकार का ठोस है? ध्यान से सुनना। एक ठोस है एक्स, ठीक है,
एक ऐसा ठोस है जो अत्यंत कठोर है, शब्द पे ध्यान देना, अत्यंत कठोर है। उसके बाद ठोस के साथ साथ गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, यानी ठोस अवस्था में भी कुचालक है, गलित अवस्था में भी कुचालक है और अत्यंत कठोर है। और इसका जो गलनांक है, गलनांक अत्यंत ऊंच है। तो ये सारा जो प्रॉपर्टी है वो किसका है? ये सारा प्रॉपर्टी सहसंयोजक ठोस का है, सहसंयोजक ठोस का। आप हीरे को देख लो, हीरे को, ठीक है, अत्यंत कठोर है, ठीक, ठोस अवस्था में भी कुचालक होगा, पिघला दो तो भी कुचालक होगा, और इसका जो गलनांक है वो बहुत ऊंचा है। तो ये सारा जो क्राइटेरिया था वो सहसंयोजक ठोस के लिए था। अच्छा, आयनिक ठोस में क्या होता है? आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में तो कुचालक होता है लेकिन गलित अवस्था में सुचालक हो जाता है। आणविक ठोस कठोर नहीं होगा, मुलायम होगा, और धात्विक ठोस जो होता है वो कुचालक नहीं होगा, सुचालक होगा। तो सारा जो प्रॉपर्टी है वो कौन फॉलो कर रहा है? सहसंयोजी ठोस। तो ए इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते। देखो बोल रहा है कि मोल्टेन स्टेट में विद्युत का संचालन करते हैं, गलित अवस्था में करते हैं, बट ठोस अवस्था में नहीं करते। तो हम कारण बताएं, गलित अवस्था में कंस्टिट्यूएंट आयन जो होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं गति करने के लिए, लेकिन ठोस अवस्था में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं, और इस कारण से ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। तो कारण क्या है? गलित अवस्था में मुक्त आयन बनते हैं जो ठोस अवस्था में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इसका जो है यही आंसर होगा, फर्स्ट वाला। गलित अवस्था में तो मुक्त आयन बन जाते हैं, जैसे NaCl को हम मेल्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा Na+ और Cl-। तो अलग अलग आयन जो है इंडिपेंडेंट हो गए मूवमेंट करने के लिए, बट ठोस अवस्था में स्वतंत्र नहीं होते। तो ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से ठोस निम्न गुणों को दर्शाते हैं? बताओ। बोल रहा है विद्युत चालकता, जिसे मिलान करना है यहाँ पे। तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन से ठोस निम्न गुणों को दर्शाते हैं, यानी जो जिसका गुण है सामने सामने आप मिला दो। तो विद्युत चालकता, बताओ विद्युत चालकता जो है किस प्रकार के ठोस के लिए सही बात है? तन्यता। अच्छा, 4 गुण है, देखो 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 देखो, यहाँ पे हमें ना 4 गुण यहाँ पे दिया हुआ है, जरा ध्यान से समझना। पहला जो गुण है वो बोल रहा है कि विद्युत चालकता होना चाहिए, यानी सुचालक होना चाहिए बच्चों। दूसरा तन्य होना चाहिए, तीसरा आघात वर्धनीय, और चौथा उचित उच्च गलनांक होना चाहिए। तो ये सब के सब किसमें होता है? ठोस, धात्विक ठोस में होता है। किसमें होता है? धात्विक ठोस में। धात्विक ठोस आघात वर्धनीय होगा, तन्य होगा, विद्युत का सुचालक होगा, और इसका गलनांक भी एक उचित अवस्था तक उच्च होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चल भाई, क्या हो गया तेरे को? अच्छा, खत्म हो गया। तो यहां पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो, एकंताक्ष सल्फर, एकंताक्ष का मतलब हो गया मोनोक्लिनिक। एकंताक्ष का मतलब क्या हुआ? मोनोक्लिनिक हो गया, मोनोक्लिनिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक के लिए बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी सही है। तो देखो एक बार सब रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखो जरा ध्यान से देखना, हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है CTOR HM और T, तो हम आपको बताए थे क्यूबिक हो गया, क्यूबिक में A=B=C होता है। टेट्रागोनल में A=B=C होता है, और ऑर्थोरोम्बिक में A=B=C होता है। फिर हम बताए थे इसी को रिपीट कर दो, इस ट्रिक को। यहाँ पे A=B=C, यानी रोम्बोहेड्रल में तो तीनों इक्वल होगा। फिर यहाँ से A=B=C होगा, और यहाँ से A=B=C, ठीक है। तो पहला में तीनों इक्वल सॉरी, पहला में तीनों इक्वल, दूसरा में 2 गो इक्वल, तीसरा में तीनों में से कोई इक्वल नहीं होगा। CTOR HM T, ट्रिक है याद रखना। और ये 3 दोबारा रिपीट हो जाएगा, और फिर लास्ट वाला जो है 6th वाला, ये इसमें भी रिपीट हो जाएगा।
तो मोनोक्लिनिक में एक तो हमें पता चल गया कि एम का मतलब मोनोक्लिनिक, तो ए हो गया कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा। अब एंगल की बात करना है कि अल्फा बीटा क्या होता है, तो देखो अल्फा बीटा भी हम आपको बताते हैं। अल्फा बीटा जो है, फिर से यहां पे एक बार लिख लेते हैं हम, चलो यहां पे लिख लेते हैं, CTORHM और T। तो इसमें याद रखना अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी याद रखना अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। और ऑर्थोरोम्बिक में भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद इसमें रोम्बोहेड्रल में क्या होगा कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तो होगा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, फिर हेक्सागोनल में आपको याद रखना है कि अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होगा बट गामा जो है एक एंगल यहाँ पे 120 डिग्री का हो जाता है। और लास्ट में मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 डिग्री होगा और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और टेट्रागोनल में अल्फा नॉट, ट्राइक्लिनिक है, सॉरी टेट्रागोनल यहाँ पे है, ट्राइक्लिनिक है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये पूरा यहाँ पे 7 जो क्रिस्टल सिस्टम है, जो बच्चों को याद करने में परेशानी होता है, सारा कुछ हम लिख दिए। हमसे मोनोक्लिनिक का पूछ रहा है, तो मोनोक्लिनिक का यहाँ पे देखो है अल्फा गामा 90 डिग्री बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर होगा आपका डी वाला। देखो कैसे, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, देखो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और मोनोक्लिनिक में यहाँ पे अल्फा गामा 90 डिग्री बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा गामा 90 डिग्री बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये टेबल याद रख लेना, CTORHMT जैसे सीक्वेंस में हम बताए हैं वैसे याद रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। यहां पे अच्छा इसमें 3 ही क्वेश्चन था, और भी होगा ना? हाँ देखो, तो यहां से कुछ क्वेश्चन हम लोग छोड़ रहे थे, देखो यहां पे है, इसमें मिलान करना है कि कौन सा जो है गलत है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था कि कौन सा इसमें गलत है, बताओ कौन सा मिलान गलत है। तो आयनिक ठोस NaCl और ZnSa तो सही है, सहसंयोजी ठोस में H2 और I2, यही जो हमारा है आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सहसंयोजी ठोस का एग्जांपल ये नहीं है, ये जो दोनों जो है वो किसका उदाहरण है, आणविक का उदाहरण है। H2O आणविक ठोस है, ये भी सही है। धात्विक ठोस कॉपर और टीन है, ये भी सही है। तो गलत कौन था, H2 और I2, ए सहसंयोजी ठोस नहीं है बल्कि आयनिक ठोस है। नेक्स्ट देखो हीरे, यहां पे हीरे सिलिकॉन एवं क्वार्ट्ज में मुख्य आबंधी बल क्या होता है। हीरा में, सिलिकॉन में और क्वार्ट्ज में, तो हीरा सिलिकॉन और क्वार्ट्ज ये तीनों के तीनों सहसंयोजक ठोस है। और यहाँ पे जो बल होगा वो सहसंयोजक बल होगा, सहसंयोजक बल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देखो आप, देखो हीरा और ग्रेफाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में ये 4 जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। देखो हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बना होता है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 कार्बन परमाणुओं से, 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी रूप से आबंधित होता है, भी सही है। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन अबंध लंबाई एकल द्विबंध दूरी के माध्यमिक होती है। और हीरा एक परतदार संरचना है, 2 परतें वान डर वाल बलों के द्वारा बंधी होती है। तो कौन सा जो है कथन सही है, तो यहाँ पे जो डी वाला है वो सही नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है। हीरा में देखो सहसंयोजक बंधन होता है और यहाँ पे जो परत होता है उनके बीच में वान डर वाल नहीं बल्कि सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा इसका। निम्न में से कौन सा कथन आणविक क्रिस्टल के बारे में सही नहीं है। आणविक क्रिस्टल मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, वे सामान्य रूप से मृदु व आसानी से संपीड़ित होते हैं। तो आप जानते हो आणविक ठोस मुलायम होते हैं और उसको आसानी से दबाया जा सकता है, तो ये सही है, ये सही है।
वे विद्युत के सुचालक होते हैं। भैया ये गलत है, ये विद्युत के सुचालक नहीं होते, कुचालक होते हैं। उनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, सही है। वे ध्रुवीय और अध्रुवीय होते हैं, ये भी सही है। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर होगा, इसमें गलत चुनना था कि गलत कौन है, तो गलत कौन होगा, गलत ये वाला होगा, विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं वो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठोसीकृत किए जाने पर आणविक ठोस बनाता है? इनमें से किसको सॉलिडिफाई करेंगे? देखो कैल्शियम फ्लोराइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सोडियम क्लोराइड है। तो इनमें से किसको ठोस के रूप में परिवर्तित करेंगे? तो ये जो है आणविक ठोस बनाएगा। तो कैल्शियम फ्लोराइड आयनिक होगा, आयनिक हो जाएगा, ये तो आयनिक हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड ये भी आयनिक हो जाएगा आपका, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये क्या होगा, ये आपका सहसंयोजक होगा, सहसंयोजक, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही आपका क्या होगा, यही आपका आणविक होगा। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ड्राई आइस। ठीक, चलो एकंताज वाला कर लिए थे हम लोग। आगे सीजियम क्लोराइड, निम्न में से कौन सी सीजियम क्लोराइड संरचना है? सीजियम क्लोराइड के बारे में बोल रहा है। तो देखो हम आपको बताए थे कि जब आपसे NaCl पूछेगा सोडियम क्लोराइड तो बताना कि FCC, और जब सीजियम क्लोराइड पूछेगा तो आप बताना BCC, और जब आपसे जिंक ब्लेंड पूछेगा तो तब बताना CCP। ठीक है, CCP। तो इतना चीज याद रखना, NaCl FCC स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड BCC होता है और जिंक ब्लेंड CCP। तो यहाँ पे हमसे पूछा सीजियम क्लोराइड क्या होगा, तो सीजियम क्लोराइड अंतः केंद्रित होगा, अर्थात बॉडी सेंटर्ड होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड। चलो ये तो पेज हो गया आपका खत्म। तो पहला पेज जो है खत्म। इसको देखो एक बार हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। मूल्यांकन का मतलब होता है कि हमने जो सीखा उसका जांच करना कि हमने कितना सीखा। ठीक है, यह आपको इस बात की संपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि सीखने में मिलने वाले परिणाम हासिल हुए हैं अथवा नहीं। संगत एनसीईआरटी पुस्तक के अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात इन प्रश्नों को परीक्षा जैसे वातावरण में ही हल करने का प्रयास करें। सही उत्तर के लिए अपने आप को 4 अंक दें तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लें। अंत में एक सारणी दी गई है जो अगले चरण की योजना बनाने में आपको मदद करेगी। तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद पहले तो क्या करो कि ये सारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व करो खुद से। सोल्व करने के बाद अपना मूल्यांकन करो कि हमारा कितना सही हुआ है। ठीक है, और उसके आधार पे लास्ट में जब क्वेश्चन खत्म होगा तो वहां पे एक टेबल दिया हुआ है, वहां पे आप जज कर सकते हो कि आप तेज तरार स्टूडेंट हो कि एवरेज हो कि एवरेज से नीचे हो, कितना मेहनत की जरूरत है। तो जांचना अपने आप को बहुत जरूरी है बच्चों। तो इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू किया कि देखो लास्ट में एक सवाल है, निम्न में से कौन सी सरल सेल के दिए गए परमाणु को दर्शाती है? सरल सेल की बात कर रहा है, सरल सेल। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से हम लोग शुरू करते हैं, अगला सवाल। चलो यहां से लेते हैं, वो तो क्वेश्चन कट गया है। देखो निम्न में से कौन सा क्रिस्टल तंत्र के एक प्रकार को नहीं दर्शाता है? यानी इनमें से कौन जो है वो क्रिस्टल के एक प्रकार को नहीं दर्शाता है? तो हम जानते हैं त्रिनताच यानी ट्राइक्लिनिक, तो एक 7 सिस्टम में आता है। ठीक है, एकंताच ये क्या है, मोनोक्लिनिक है। ठीक है, और त्रिसमन्ताच शायद टेट्रागोनल का नाम होगा, टेट्रागोनल का। आप एक बार देख लेना, ये मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी मुझे उतना पता नहीं है इसका क्या होता है। आइसोट्रोपिकल जो है, तो आप जानते हो कि आइसोट्रोपिकल जो है वो गुण है। ठीक है, आइसो मतलब सिमिलर होता है, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो कंपाउंड होंगे उनके प्रॉपर्टी को दर्शाएगा। यानी ये कोई क्रिस्टल नहीं बल्कि एक प्रकार का क्या है, आइसोट्रोपी होना और एनिसोट्रोपी होना। आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी, आइसोट्रोपी माने समदैशिक और एनिसोट्रोपी माने
विषमदैशिक। तो आइसोट्रोपिकल एक प्रॉपर्टी हो गया, गुण, एक क्रिस्टल का प्रकार नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा क्रिस्टल एक से अधिक ब्रेवियस जालक को प्रदर्शित करता है? तो देखो ध्यान से सुनना, ब्रेवियस लैटिस के बारे में हम बताए थे। ब्रेवियस जालक, ब्रेवियस लैटिस, तो इसका हम ट्रिक बताए थे, CTORHMT और 3 2 4 1 1 2 1, CTORHMT 3 2 4 1 1 2 1। तो बोल रहा है कि इनमें से किस में एक से ज्यादा है? तो षटकोणीय मतलब हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में एक है। उसके बाद त्रिनताछ और त्रिसमनताछ, तो इसमें क्या है? ट्राइक्लिनिक कितना है? एक है। एकनताछ मोनोक्लिनिक में कितना है? 2 है। और त्रिसमनताछ, अब 2 बच गया, त्रिसमनताछ और एक हो गया एकनताछ। तो एकनताछ में आप जानते हो एकनताछ किसको कहते हैं? मोनोक्लिनिक को, तो मोनोक्लिनिक में 2 होगा। और त्रिसमनताछ का यहाँ पे अब कंफर्म हो गया कि टेट्रागोनल नहीं होगा, बल्कि इसका क्या हो सकता है? इसका हो सकता है आपका या तो रोम्बोहेड्रल या यहाँ पे रोम्बोहेड्रल होगा, रोम्बोहेड्रल। तो इसका हो जाएगा क्या? रोम्बोहेड्रल। ठीक है, ये हो गया आपका रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल। ठीक, तो ये चीज हो गया। तो यहाँ पे एक से ज्यादा पूछ रहा है, तो ट्राइक्लिनिक में एक होगा, हेक्सागोनल में एक होगा, रोम्बोहेड्रल में एक होगा, मोनोक्लिनिक में 2 होगा, तो मोनोक्लिनिक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किसी घनीय संरचना में 2 तत्वों X एवं Y के द्वारा एक क्रिस्टल बनता है। X के परमाणु कोने पर है, ये तो आप आराम से बना सकते हो। X के परमाणु कोने पे है, तो X कोना पे है, तो 8 गुने 1/8 = 1 होगा। और Y कहाँ पे है? Y के परमाणु फलक के केंद्र पे। फलक फेस कितना होता है? 6, और फलक वाला 2 भाग में बटा रहता है, तो ये कितना आ गया? 3। तो फॉर्मूला हो गया XY 3, तो आंसर होगा डी। कौन सा आंसर होगा? डी होगा। ठीक है, डी होगा। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि देखो इसको, यहां पे बोल रहा है कि एक यौगिक 2 तत्वों Y और Z से बना है। Z CCP बनाता है। Z क्या करता है? Z जो है CCP बनाता है। और जो Y है, Y जो है टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/3 पार्ट पे है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/3 पार्ट पे। तो आप जानते हो, हमने आपको सिखाया है कि जो क्रिस्टल बनाए उसकी संख्या मान लो n। तो क्रिस्टल बनाने वाला यदि n है, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है, अष्टफलक रिक्ति, तो वो n ही होगा। बट जब टेट्राहेड्रल वॉइड का है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा? चतुष्फलक रिक्ति दुगना होता है ये क्रिस्टल बनाने वाले एटम का। तो यहाँ पे Z CCP बनाता है, यानी क्रिस्टल बनाने वाला n मान लिए, और Y टेट्राहेड्रल पे है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा? n का दुगना होगा, यानी 2n होगा, और 2n का 1/3 पे है। तो अब अपने पास आ गया Z कितना? Z हो गया n, और Y कितना हो गया? Y हो गया 2n/3। n से n खल्लास हो जाएगा, रेशियो निकालोगे तो Z3Y2, यानी अपने पास आंसर आएगा Z3Y2, ये वाला आएगा Z3Y2। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, चलो यहां पे देखो, यदि 3 तत्व X Y जोड़ Z कोनों पर X परमाणुओं के साथ CCP जालक में, Y परमाणु घन के केंद्र में और Z परमाणु सिरों पर क्रिस्टलीकृत होता है, यौगिक का सूत्र क्या होगा? सिरा माने किनारा। ठीक है, तो 3 तत्व है X Y और Z। X कहां पे है? कोने पर, X कोने पर। Y कहां पे है? Y परमाणु के घन के केंद्र में, यानी बॉडी पे। Y बॉडी सेंटर पे है। और Z कहां पे है? Z है आपका परमाणु के सिरों पर, यानी कि किनारों पर। तो किनारों पर है, किनारों पर। ठीक है, तो कोना पर का मतलब 8 गुने 1/8 1 हो गया। बॉडी सेंटर तो एक ही होता है, और किनारा होता है 12, और इसमें 1/4 हिस्सा का कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये आ गया 3। तो
आपके पास बताओ अब x कितना आ गया, x आ गया 1, y आ गया 1 और z आ गया 3। तो x y z 3 आंसर कहां पे है भाई, सी वाला आंसर है, x y z 3, ए आंसर होगा, x y z 3 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे मिलान करने वाला दिया है कि आप जो है बताइए कि कहां पे उपस्थित परमाणु कितने भाग में बटा हुआ रहता है। तो आप ही बताओ, कोना वाला कितना भाग में बटा रहता है, कोना वाला जो है, कोना वाला 1/8 भाग में बटा रहता है। सीरा यानी किनारा, किनारा वाला 1/4 भाग में बटा रहता है। फलक, फलक वाला 1/2 पार्ट में बटा रहता है। और अंतः केंद्र, बॉडी सेंटर क्या होता है 1। तो अब मिला दो, अंतः केंद्र कहां होगा भाई, 1 के साथ मिलेगा, कोना वाला 1/8 के साथ मिलेगा, सीरा वाला 1/4 के साथ मिलेगा और फलक वाला 1/2 के साथ। तो इस तरीके से इसका मिलान होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो सामने हम लिख भी दिए हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं। सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, सिर्फ ये रिवीजन है। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो होगा। वो मिलान कर लिए हम लोग जो पूछ रहा था। अब यहाँ पे देखो, एक घनीय ठोस 2 तत्वों P और Q से बना है, P और Q से। P के परमाणु घन के कोना पे है, P कहाँ है भाई, कोने पर है, कोने पर है, बहुत बढ़िया। Q कहाँ है, Q के परमाणु अंतः केंद्र पे है। तो Q जो है अंतः केंद्र पे है, यानी बॉडी सेंटर पे, अंतः केंद्र पर। तो आप जानते हो कोना होता है 8 और कंट्रीब्यूशन होता है इसका 1/8, तो ये 1 आएगा। अंतः केंद्र 1 ही होता है, तो फार्मूला हो गया P1 और Q भी 1, यानी PQ, फार्मूला PQ हो गया। अब देखो कोना पे है, अंतः केंद्र पे है, यानी स्ट्रक्चर क्या हो गया BCC, स्ट्रक्चर क्या हो गया BCC। और BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग पढ़े हैं 8 और 8 होता है, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा PQ और 8 और 8, यानी आंसर डी होगा। फार्मूला PQ होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8 होगा दोनों का, क्योंकि स्ट्रक्चर BCC है। अब आगे यहाँ पे देखो, किसी क्रिस्टलीय संरचना का त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो, केटायन और एनायन का रेडियस जो है 0.225 से 0.414 के बीच है। तो धनायनों के चारों और ऋणायनों की उप सह संयोजन संख्या, यानी यहाँ पे ना कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जरा ध्यान से देखो, एक बार याद करवा देते हैं। अगर 0.155 से कम आ जाए रेडियस रेशियो, इतना से क्या आ जाए, कम से कम, लिख देते हैं 0.155 से कम आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। ठीक, अगर 0.155 से 0.225 के बीच में आ जाए, इसके बीच में आ जाए तो 3, और इसके बराबर भी रहेगा, इसके बराबर भी रहेगा। अब उसके बाद 0.225 से 0.414 के बीच में तो 4, 0.414 से 0.732 के बीच में तो 6, 0.732 से 1 के बीच में तो 8, और 1 से अधिक अगर रहे रेडियस रेशियो तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। तो यहां पे देखो सारा कुछ हम लिख दिए, ध्यान से याद रख लेना कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर रेडियस रेशियो r+r माइनस 0.155 से कम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, 0.155 से 0.225 के बीच में है तो 3 होगा, 0.225 से 0.414 है तो 4 होगा। तो यहां पे हमसे पूछा कि 0.225 से 0.414 के बीच में है, तो बताओ कितना होगा, कितना होगा, 3 होगा। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे, सॉरी 3 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे 4 होगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 4 होगा, 4, 0.225 से 0.414 के बीच में पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और ये शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CaF2 जो है सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में Cs प्लस और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना। देखो हम बताए हैं अभी आपको कि अगर NaCl पूछे, NaCl तो FCC स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6 होगा दोनों का, Na प्लस और Cl माइनस का।
और अगर सीजियम क्लोराइड पूछ ले तो स्ट्रक्चर BCC होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8 होगा। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है 8 और 8 होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, बड़ा सा सवाल है अगला वाला क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं इसको ये बोल क्या रहा है एक्चुअल में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि CaF2 के प्रकार में Ca2 प्लस आयन ए के जगह पे खाली स्थान है, इसको भरना है। ठीक है, खाली स्थान है, Ca2 प्लस है, स्ट्रक्चर कौन है CaF2, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में बोल रहा है कि Ca2 प्लस आयन जो है, क्या हुआ भाई, Ca2 प्लस आयन जो है, Ca2 प्लस आयन डैश संरचना बनाते हैं तथा F माइनस आयन सभी डैश रिक्तियों में उपस्थित रहते हैं। Ca2 प्लस की उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर डैश होती है तथा F माइनस डैश है। ठीक है, तो ABCD के जगह पे क्या भरेंगे, तो सबसे पहले चलो पढ़ते हैं CaF2 के बारे में। CaF2 के प्रकार में Ca2 प्लस आयन, पहली बात कि यहाँ पे उल्टा होता है, CCP संरचना बनाता है। कौन, कैल्शियम बनाता है CCP संरचना। एकमात्र स्ट्रक्चर है जिसमें केटायन जो है वो क्रिस्टल का निर्माण करता है। F माइनस आयन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है, चतुष्फलक रिक्तियों पे होता है। Ca2 प्लस की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगी और F माइनस जो है, F माइनस क्या है, तो F माइनस का भी, F माइनस का Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तथा F माइनस की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। F माइनस का 4 होगा। इतना चीज CaF2 के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नोट्स में। तो A के जगह पे CCP होगा, B के जगह पे चतुष्फलक होगा 8 और 4, यानी ऑप्शन हमारा कौन होगा, C, ऑप्शन C होगा। आप नोट्स में देख लेना, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो NaCl प्रकार के क्रिस्टल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है को सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में बदलना है, किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमारे पास बोल रहा है, अपने पास NaCl स्ट्रक्चर है, NaCl। अब NaCl को हमको चेंज करना है सीजियम क्लोराइड में, यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले को 8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में चेंज करना है। तो टेम्परेचर तो दे नहीं सकते हैं, टेम्परेचर दोगे तो और भी आयन क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर देके आयन्स को नजदीक लाना होगा ताकि एक आयन ज्यादा से ज्यादा आयन को घेर सके। तो यहाँ पे जो है लगाना पड़ेगा हमको प्रेशर, दाब, यानी NaCl को CaCl में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे जो भी हम टेबल बताए थे उससे सवाल पूछा। देखो 0.155 से 0.225, तो हम बताए थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। ठीक है, इससे कम होगा 0.155 से 2 होगा। 0.225 से 0.414 के बीच में कितना बताएं, 4 होगा। 0.4 इसका 6 होगा और 0.73 से इसका 8 होगा। तो आप मिलान कर लो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजी क्रिस्टल है, तो सही है भाई, सहसंयोजी होती है। आणविक क्रिस्टलों की प्रकृति मृदु होती है, मुलायम, ये भी सही है, आणविक ठोस मुलायम होते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, जी नहीं। CaF2 में Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो ये हो गया आपका गलत। त्रिज्या अनुपात में वृद्धि से उप सहसंयोजन संख्या में भी वृद्धि होगा। तो आप देख रहे थे ना कि टेबल में जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ रहा था वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ रहा था। 0.155 से कम तो 2, अब 0.155 से बड़ा हो गया तो कितना हो गया, 3, अब 0.225 से बड़ा हो गया तो 4। तो ये सही है, तो ये भी क्या है, सही है। तो लास्ट में गलत कौन हो गया, ये, तो यही वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब इधर वाला खत्म हो गया, अच्छा ये पूरा खत्म हो गया। इसमें 26 क्वेश्चन है। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब यहां से आते हैं 28 से। यहां पे ठीक है, नीचे दी गई संरचना के लिए चिन्हित किया गया स्थान एस है। एस, तो एस क्या है बताओ,
एस जो है क्या है, ये आप देखोगे ना तो ये आपको ना NaCl स्ट्रक्चर लगेगा। इसका स्ट्रक्चर है NaCl स्ट्रक्चर। NaCl में जो आपके पास ए जो है ना, किनारों के केंद्र पे अष्टफलक रिक्ति जो होते हैं, इसके बारे में हम एक चीज बताते हैं आपको। देखो अष्टफलक रिक्ति जो होते हैं, अष्टफलक रिक्ति याद रखना, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम बताएं। वो अष्टफलक रिक्ति जो होते हैं वो किनारों के केंद्र पर और कहां पे होते हैं, अंतः केंद्र पर, बॉडी सेंटर पे। यानी एक तो यहां पे होता है और बाकी किनारों के केंद्र पे होता है। तो ई देखो तो किनारा का केंद्र है कि नहीं, किनारा का केंद्र है कि नहीं, ये भी किनारा का केंद्र है, ये भी इस किनारे का केंद्र है सेंटर, ये भी इस किनारे का केंद्र है। तो जितना जो ब्लैक वाला एटम आपको दिख रहा है वो सब के सब कहां पे है, किनारों के केंद्र पे। और किनारों के केंद्र पे क्या होता है, अष्टफलक रिक्ति होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। और चतुष्फलक रिक्ति कहां होता है, बॉडी डायगोनल पे होता है, अंतः विकर्ण पे। बताओ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन घेरे हुए रहते हैं, तो अभी अभी बताएं 6 घेरे हुए रहते हैं। ठीक है, यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे NaCl की संरचना में, NaCl की संरचना की बात हो रहा है। तो सभी अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय स्थान घिरे होते हैं, बिल्कुल नहीं। चतुष्फलकीय खाली होता है, अष्टफलकीय स्थान घिरा रहता है। केवल अष्टफलकीय स्थान घिरे होते हैं, सही है। केवल चतुष्फलकीय स्थान घिरे होते हैं, गलत है। ना तो अष्टफलकीय भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा केवल बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है। ठीक है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ब्लेंड संरचना में किसकी बात हो रही है, जिंक ब्लेंड यानी ZnS स्ट्रक्चर का बात हो रहा है। ZN स्ट्रक्चर, जिंक आयन आधे चतुष्फलकीय स्थानों को घेरे रहते हैं। जिंक आयन Zn2+ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर होता है, ये सही है। प्रत्येक Zn2+ आयन 6 सल्फाइड आयन से घिरा, गलत है। 6 से नहीं बल्कि 4 से घिरा हुआ रहता है। प्रत्येक H2- आयन 6 Zn+ आयन से घिरा हुआ रहता है, ये भी गलत है। इसकी संरचना बिल्कुल गलत है, ये भी क्या है, इसका CCP होता है। तो जिंक ब्लेंड संरचना में कौन सही है, केवल ए सही है। ए कि जिंक आयन आधे चतुष्फलक रिक्तियों को घेरे रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या r है और गोले में परमाणुओं की त्रिज्या r है, बड़ा R, तो r एवं r यानी छोटे r और बड़े r के रूप में ये क्या संबंध है। देखो याद रखना, 4 ओक्टाहेड्रल वॉइड अष्टफलक के लिए याद रखना कि स्मॉल r यानी कि जो रिक्ति का त्रिज्या है वो एटम के त्रिज्या के 0.414 r होता है। ठीक है, और अगर 4 टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फलक रिक्ति के लिए तो स्मॉल r इक्वल टू होगा 0.225 कैपिटल r। ठीक है, गोले की त्रिज्या का 22.5% यानी कि 0.225 r होगा। तो ये दोनों याद रखना इंपोर्टेंट है। हमसे पूछ रहा था अष्टफलक के लिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक धातु AB की परतों के क्रम वाले एक जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जालक में रिक्तियों का कितना प्रतिशत होगा। सबसे पहली बात भाई कि जब AB है मतलब ही HCP है। ठीक है, HCP, और HCP का पैकिंग इफिशियंसी होता है कितना, आपका 74%। ठीक है, 74%। तो खाली स्थान कितना रह गया, खाली स्थान आपका रह गया 26%। तो FCC HCP इस सब का पैकिंग एफिशिएंसी 74, तो खाली स्थान हो गया 26। वही अगर BCC रहता तो 68 और खाली स्थान कितना होता, 32 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, षटकोणीय निविड संकुलन यानी किसकी बात हो रही है, HCP की। तो HCP में किसी धातु का उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देखो HCP में जब नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा, नंबर ऑफ एटम्स तो 6 बताना, और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 12 बताना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 हो जाएगा। HCP का नंबर ऑफ एटम 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। एग्जाम में आते रहता है सवाल, ध्यान रखना।
एकांतरित धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों वाले क्रिस्टल जालक का त्रिज्या अनुपात 0.524 है। चालक की कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, रेडियस रेशियो दिया है r प्लस बटा r माइनस 0.524, तो हमें देख रहे हैं कि 0.414 से 0.732 के बीच में होगा, और जब इतना होता है तो हमने बता रखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। एक्चुअल में ये जो वैल्यू है ना वो NaCl के लिए दिया हुआ है, NaCl के लिए। देखो षटकोणीय निविड़ संतुलन यानी HCP के लिए कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो HCP में परमाणु 74% उपलब्ध स्थान को घेरते हैं, सही है, क्योंकि पैकिंग इफिशियंसी 74 होती है। AB टाइप की पैकिंग होती है जिसमें तीसरी परत पहली परत से समान होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि AB कैसे बनेगा, ABA, तो पहली और तीसरी एक जैसा होगा, ठीक है। बेरिलियम मैग्नीशियम मॉलिब्डेनम आदि HCP संरचना वाली होती है, ये भी सही है। और उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है, गलत है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी हमने बताया कि 12 होती है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट हो गया भाई, देखो लास्ट हो गया। एक ठोस AB रॉक साल्ट वाली संरचना होती है, यदि एक धनायन A प्लस की त्रिज्या 120 है तो B माइनस की त्रिज्या क्या होगी। देखो रॉक साल्ट मतलब NaCl टाइप, NaCl टाइप का मतलब कि FCC, ठीक है, ओक्टाहेड्रल, ठीक है, ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल के लिए रेडियस रेशियो होना चाहिए 0.414 के इक्वल, 0.414 के इक्वल और 0.732 से कम। तो आपके पास यहाँ पे R प्लस A प्लस 120 है, तो 120 बटा R माइनस इक्वल टू 0.414, तो R माइनस इक्वल टू 120 बटा 0.414 कर लो, तो आपका आंसर जो होगा 279.8 आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 290 हो जाएगा, ठीक है, 290 याद रखना। एक्चुअल में यहाँ पे जो फिगर है इसमें कंफ्यूजन है, ZNS का फिगर दिया हुआ है इसमें पूछा है, तो यहाँ पे आप समझ लो कि स्ट्रक्चर किसका दिया हुआ था, ZNS का, जो थोड़ा सा गलती कर दिया है उसमें बनाने में। और ZNS जब पूछ रहा है तो ZNS का कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 4 होता है, और स्ट्रक्चर कैसा होता है, CCP, और ZN2 प्लस जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है, वो भी अल्टरनेट पे, सब पे नहीं होता, और H2 माइनस जो होता है वो CCP संरचना बनाता है। तो इतना चीज याद रखना, वही 2 सवाल इसमें पूछा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और संरचना कौन बनाता है। चलो 41 में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन रिक्तियों के बारे में सही नहीं है। अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोलों के केंद्र से बनती है, नियमित अष्टफलकों के एपिसेज पे स्थित होते हैं, सही है। यानी नियमित जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन होते हैं उसके किनारों पे यानी उसके जो शीर्ष होते हैं वहां पे उपस्थित होते हैं अष्टफलक रिक्ति, तो ये सही है। प्रत्येक गोले के लिए एक एक अष्टफलकीय रिक्ति बनता है, बिल्कुल सही है। एक गोला से एक ही वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, बट टेट्राहेड्रल वॉइड दुगना बनता है। प्रत्येक गोले के लिए 2 अष्टफलक रिक्ति होते हैं, गलत है। चतुष्फलक रिक्ति 2 होते हैं, अष्टफलक रिक्ति 2 नहीं होते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियां तब बनती है जब दूसरी परत में, एक सही पॉइंट है, दूसरा परत के ऊपर तीसरा परत रखते हैं और ढकते हैं तभी बनता है। अब इसमें ना सुमेलित करना है, मिलान करना है, ठीक है, मिलाना है, तो आप बताओ कैसे मिलाओगे। NaCl प्रकार क्या होता है, NaCl में CCP संरचना में Cl माइनस, अष्टफलकीय छिद्रों में Na प्लस, सही है। ZNS CCP संरचना में H2 माइनस और चतुष्फलक रिक्तियों में ZNS, ये भी सही है। CaF2 CCP संरचना में Ca2 प्लस, बिल्कुल सही, और चतुष्फलक रिक्तियों में F माइनस, ये भी सही है। Na2O CCP संरचना में O2 माइनस, हाँ सही है, और चतुष्फलक रिक्तियों में Na प्लस, ये भी सही है। अरे भाई सारा के सारा। CCP संरचना में Cl माइनस आयन और अष्टफलकीय छिद्रों में Na प्लस। एक्चुअल में यहाँ पे देखो CCP नहीं बल्कि यहाँ पे FCC संरचना बनता है। NaCl का संरचना कैसा, FCC बनता है। अब यहाँ पे CCP संरचना में H2 माइनस, हाँ सही है। एकांतर चतुष्फलक रिक्तियों में Zn2 प्लस होता है, तो ये सही है बिल्कुल। अब ना थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि कुछ कट गया है, इसके वजह से जो है वो गलत पता नहीं चला। देखो यहाँ पे पूरा है, देखो
NaCl प्रकार में क्या है, CCP संरचना में Cl माइनस आयन और अर्ध अष्टफलकीय छिद्रों में Na प्लस। बिल्कुल गलत। एक तो संरचना FCC और दूसरा आधा नहीं, सभी अष्टफलक रिक्तियों पे Na प्लस होता है, ठीक है, तभी ना 8 होगा। तो यहाँ पे यही वाला क्या हो गया, गलत होगा। सही आंसर बताए थे। बताओ, BaCl2 की एक यूनिट सेल इससे बनी होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लो कि Ba2 प्लस आयन और यहाँ पे 8 Ba2 प्लस आयन और 4 Cl माइनस आयन से बनता है। इसमें थोड़ा सा ना उल्टा वाला कहानी है। 8 Ba2 प्लस आयन और 4 Cl माइनस आयन से बनता है BaCl2 का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ो। ABC संकुलन में यदि इकाई सेल में परमाणु की संख्या n है तो इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। देखो, कोई भी संरचना रहे, ABC रहे, AB रहे, अगर परमाणु की संख्या 1 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड दुगना होगा, यानी 2n होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, n ही होगा। तो यही कहानी है इसमें। तो इसका कितना होगा आंसर, टेट्राहेड्रल वॉइड पूछ रहा है तो लास्ट वाला होगा 2n होगा, 2n। ठीक, खत्म। चलो, ये खत्म हो गया भाई। और है यहाँ पे, चलो 50 पूरा के छोड़ देते हैं आज, ठीक है। 100 क्वेश्चन है टोटल, 50 आज कर लेंगे, 50 नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। देखो, CCP व्यवस्था का बात कर रहा है। CCP अरेंजमेंट क्या होता है, तो देखो आप बताओ। एक होता है ए टाइप अरेंजमेंट, एक होता है AB टाइप अरेंजमेंट, एक होता है ABC टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सरल घनीय। सिंपल क्यूबिक अगर कहे तो AA टाइप होगा। AB यही है आपका HCP, और ABC यही है आपका CCP। तो यहाँ पे पूछ रहा है CCP, तो CCP कौन होगा, ABC होगा, ABC होगा। एक धातु X किसी फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में 862 पिकोमीटर सिरा लंबाई के साथ क्रिस्टलीकृत होती है। परमाणु के किन्हीं भी दो नाभिकों का लघुत्तम पृथक्करण होगा। देखो, फलक केंद्रित FCC के लिए आप याद रखना, FCC के लिए कि न्यूनतम आपका अगर न्यूनतम पृथक्करण पूछे, पृथक्करण यानी न्यूनतम दूरी दो परमाणु के बीच में, तो R होता है। R क्या होता है, A/√2। याद रखना, A/√2 किसके लिए, ये जो न्यूनतम डिस्टेंस होता है FCC के लिए A/√2। A कितना दिया है बताओ, A दिया है आपका 862 और √2 का वैल्यू 1.414, भाग दोगे आएगा 609 समथिंग, यानी कि D हो जाएगा। FCC के लिए क्या हो जाएगा, D हो जाएगा A/√2। लेकिन FCC के लिए रेडियस इक्वल टू क्या होता है, A/2√2, ठीक है। बट दो परमाणु के बीच में न्यूनतम दूरी, न्यूनतम पृथक्करण पूछेगा तो A/2 हटा देना, यहां से √2 होगा, यानी डायमीटर के बराबर होता है, व्यास के बराबर। सोडियम क्लोराइड इकाई सेल की सिरा लंबाई 564 है। यदि Cl माइनस का आकार 180 है तो Na प्लस का क्या होगा। हम जानते हैं NaCl के लिए R प्लस R माइनस इक्वल टू A/2। किसके लिए, सरल के लिए भी यही होता है, और FCC के लिए यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन अगर BCC है तो BCC के लिए R इक्वल टू √3A/2 का यूज करना, R प्लस R माइनस इक्वल टू √3A/2 यूज करना। बट सरल के लिए और फलक केंद्रित के लिए FCC के लिए RC प्लस RA इक्वल टू A/2। तो R प्लस यहाँ पे Cl माइनस, R प्लस पूछ रहा है और Cl माइनस 181 है, बराबर 564/2 होगा। तो R प्लस इक्वल टू भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, और कितना होगा 2 दूनी 4 माइनस 181, घटाओ 1 0 1, 101 हो जाएगा। तो आंसर कहां पे है, 101 हो जाएगा, 101। नेक्स्ट
यदि NaCl क्रिस्टल में Na प्लस और Cl माइनस के मध्य की दूरी 265 है तो इकाई सेल की सीरा लंबाई क्या होगी? तो देखो R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू A/2 हम बताए ना, A इक्वल टू क्या होगा? R प्लस प्लस R माइनस इंटू 2 कर दो। R प्लस कितना है? ये दोनों दिया हुआ है 265 और गुने 2 कर दो। 5 गुने 10 की 0, 13 के 3, 2 गुने 4 5, 530 हो जाएगा, 530 पिकोमीटर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे मिलान करना है। मिलान सामान्य घनीय संरचना यानी सरल की बात हो रहा है, सिंपल यूनिट सेल का पैकिंग क्षमता कितना होता है? तो 52% होता है। फलक केंद्रित का बताएं 74% और अंतः केंद्रित का 68, यानी BCC, FCC और सरल का बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि परमाणु की त्रिज्या और ये जो किनारे की लंबाई है संबंध है। तो सरल घनीय यानी सिंपल यूनिट सेल के लिए R इक्वल टू A/2 है, सही है। फलक केंद्रित के लिए गलत है, फलक केंद्रित के लिए R इक्वल टू A/2√2 होता है। और अंतर केंद्रित यानी BCC के लिए R इक्वल टू √3A/4 होता है। तो मैच कर लेना। आज हमने 50 क्वेश्चन निपटा दिया, बाकी का जो 50 क्वेश्चन इसका बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और आपसे एक सवाल है कि उसका जवाब देना आप कमेंट में, कि डेंसिटी एक यूनिट सेल है, ठीक है, और यहां पे है Zm/Na, एक ही वे डेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो D डेंसिटी है, Na एवोगाड्रो नंबर है, A जो है एज लेंथ है, किनारे की लंबाई, M अनुभार है। आपको बताना है Z क्या है, यहाँ पे Z क्या है एक कमेंट करो। जो घनत्व का फॉर्मूला है इसमें Z क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।